चीन दुनिया के प्रभावशाली और ताकतवर देशों में से एक है। चीन के अतीत ने 5 तरह से अपने वर्तमान को आकार दिया है। व्यापार, विदेश नीतियाँ या इंटरनेट सेंसरशिप जैसे मुद्दों पर चीन के दृष्टिकोण के बारे में आज की सुर्खियों को समझने के लिए उसके अतीत को देखना जरूरी है। शियाओपिंग ने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी, उसके 2021 में 43 साल पूरे हो गए हैं। डोंग शियाओपिंग ने इसे चीन की दूसरी क्रांति कहा था। इस आर्थिक सुधार के बाद ही चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत दस्तक दी थी। आज की तारीख में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन 3.12 खरब डॉलर है। जीडीपी 11 खरब डॉलर के आकार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। डोंग शियाओपिंग ने जब आर्थिक सुधारों को 1978 में शुरू किया था तो चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा महज 1.8% था, जो बढ़कर अब 18.2% हो गया है। चीन अब न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि वो अपने अतीत की उस ताकत की ओर बढ़ रहा है जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा 30% के आसपास होता था। चीन को ताकतवर बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है: माओ सेतुंग, डोंग शियाओपिंग और वर्तमान नेता शी जिनपिंग। शियाओपिंग की आर्थिक क्रांति के 40 सालों बाद एक बार फिर से चीन शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेता की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। शी जिनपिंग चीन की अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनाना चाहते हैं। इसके लिए शी जिनपिंग डोंग शियाओपिंग की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को खोलने और आर्थिक सुधार जैसे कदम शामिल हैं। शी जिनपिंग के हाथों में चीन पूरी राजनीतिक शक्ति है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ के नेता अर्थव्यवस्था को किस हद तक नियंत्रण में रखना चाहते हैं। चीन के उभार की कहानी महज दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक देश के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से मुक्त और मार्केट अर्थव्यवस्था में तब्दीली की है। दुनिया के कई देशों ने चीन में इस बदलाव को अपनाया, लेकिन इसमें सिलसिलेवार तरीके से सफलता पाने के मामले में पोस्टर बॉय चीन ही बना। चीन ने घरेलू अर्थव्यवस्था में क्रमिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी, न कि उसने बाजार के भरोसे छोड़ दिया था। चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पहले इस बात को तय किया कि कहां विदेशी निवेश लगाना है और कहां नहीं। इसके लिए उसने विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए चीन ने दक्षिणी तटीय प्रांतों को चुना। चीनी लेखक यूकोन हुआंग ने अपनी किताब क्रैकिंग द चाइना कनंड्रम व्हाई कन्वेंशनल इकोनॉमिक विजडम इज रॉन्ग में लिखा है कि डोंग शियाओपिंग न केवल एक महान सुधारक थे, बल्कि वो बेसब्र भी थे। डोंग ने जो सामाजिक आर्थिक सुधार शुरू किया था, उसकी मिसाल मानवीय इतिहास में नहीं मिलती है। चीन की जीडीपी 1978 से बढ़कर अब तक 3230% बढ़ी है। इसी दौरान 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया और 38.5 करोड़ लोग मध्य वर्ग में शामिल हुए। चीन का विदेशी व्यापार 17,500% बढ़ा और चीन विदेशी व्यापार में दुनिया की अगुवा बनकर सामने आया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1978 में चीन ने पूरे साल जितना व्यापार किया था, अब वो उतना महज 2 दिनों में करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के प्रोफेसर रहे इजरा वोजेल ने डोंग शियाओपिंग की जीवनी लिखी। उन्होंने डोंग को ऐसा महान नेता बताया है जो हर तरह की उठापटक को रोक सका है तथा स्थायित्व लाने की क्षमता रखा है। चीन में आर्थिक कायापलट से न केवल चीनी नागरिकों के बीच आर्थिक संपन्नता आई है, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता पर पकड़ और मजबूत हुई। डोंग के आर्थिक उदारीकरण को चीन में राजनीतिक उदारीकरण भी कहा गया है। डोंग शियाओपिंग अक्सर 2 कैट थियोरी को कोट किया करते थे। ये थ्योरी है, जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सफेद है या काली। इसी की तर्ज पर शी जिनपिंग ने चीनी तेवर में औद्योगिक विकास का प्रस्ताव रखा। इसके लिए शी जिनपिंग ने 2 वर्ड थियोरी दी। साल 2014 में 12वीं नेशनल कांग्रेस को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा था कि पिंजरे को खोलने की जरूरत है और उसमें बूढ़े पक्षियों को कैद करने की जरूरत है। यानी आखिरी सांस ले रहे औद्योगिक संस्थान अब बंद होने चाहिए और बाजार में कुछ नई चीजें आनी चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा था कि इसी प्रक्रिया के तहत चीन निर्माण तक पहुँचेगा। इन निर्माण की प्रक्रिया में शी जिनपिंग का जोर मौलिक तकनीक और पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास पर रहा। चीन हमेशा अपनी सीमाओं पर राज्यों को शांत रखने के लिए चिंतित रहा है। यही कारण है कि ये आज अप्रत्याशित उत्तर कोरिया के साथ इतनी सावधानी पेश आता है। ये पहली बार नहीं है जब चीन को अपनी सीमाओं पर रहने वालों से परेशानी हुई है। वास्तव में इतिहास से पता चलता है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की तुलना में इसके पड़ोसी बेहतर थे, जिन्होंने हाल ही में बीजिंग की अचानक यात्रा की थी। चीन के विकास में उसका सूचना प्रवाह भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। आज चीन का इंटरनेट सेंसर राजनीतिक रूप से संवेदनशील सामग्री को सेंसर करता है और जो राजनीतिक सत्य बोलते हैं उन्हें अधिकारियों द्वारा सत्याग्रस्त माना जाता है। उन्हें गिरफ्तार या बदर किया जा सकता है। सत्ता के लिए सच बोलने की कठिनाई लंबे समय से एक मुद्दा बनी रही है। चीन के इतिहासकारों ने अक्सर महसूस किया है कि उन्हें जो महत्वपूर्ण लगता था उसके बजाय उन्हें वही लिखना होता था जो राज्य चाहता था। आधुनिक चीन अध्यक्ष माओ से की सांस्कृतिक क्रांति के दिनों की तुलना में धार्मिक अभ्यास के प्रति अधिक सहिष्णु है। सीमा के भीतर, लेकिन पिछले अनुभव ने इसे विश्वास संचालित आंदोलनों के बारे में सतर्क किया है, जो संभावित रूप से नियंत्रण से बाहर हो सकता है और सरकार को चुनौती दे सकते हैं।
आज चीन नई तकनीक का वर्ल्ड हब बनना चाहता है और इसने इस सदी की औद्योगिक क्रांति भी शुरू कर दी। दुनिया भर में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन चीनी निर्मित चिप्स के साथ बनाए जाते हैं। उन्हें बनाने वाली काफी फैक्ट्रीज में युवा महिलाओं का स्टाफ होता है जो अक्सर काम की भयावह परिस्थितियों को झेलती है। लेकिन वहीं पहली बार औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्था में महिलाओं को जगह भी मिल रही है। चीन के वर्तमान हालात को देखकर हर कोई असमंजस में है। ये कहना सभी इस बात से परेशान है और हैरान भी है कि एक देश जो 1978 में गरीब और अंतर्मुखी था, एक सदी के चौथाई हिस्से के भीतर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।